नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन कि ये हो चुका है। आई थिंक विश्वनाथ प्रताप सिंह के केस में हुआ था कि गवर्नमेंट इज इन द माइनॉरिटी। ये प्रूव्ड है, सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया, सरकार माइनॉरिटी में है। तो जब सरकार माइनॉरिटी में, मान लो हाउस चल नहीं रहा, तो एक तो ये होगा कि आप स्पेशल सेशन बुलाओगे एंड यू आर गोइंग टू से दैट द गवर्नमेंट शुड प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राइट। पर तब तक मुंबई का केस तो आया नहीं था। मान लीजिए इन सच टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेज एवर हैपेंस, या in the past whenever it happened, that the president is very much convinced that the government has lost its majority. But what Prime Minister is saying, Prime Minister is not ready to give his resignation. वो resignation नहीं दे रहा। तो resignation अगर Prime Minister नहीं दे रहा है, तो in the existing constitutional scheme, if the government has no majority in Lok Sabha, the government cannot continue. And still if the government is continuing, then basically the government is violating the basic principle of the Constitution of India, which says that to form the government, simple majority is at least required in Lok Sabha. तो यहाँ पे क्या करेगा? Government continue करना चाह रही है, Prime Minister is not ready to give his resignation, then in that circumstances, he will immediately exercise his constitutional power. और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को जब एक्सरसाइज करेगा, देन व्हाट ही कैन डू, ही कैन डिसमिस द गवर्नमेंट। वो सरकार को डिसमिस कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन नॉट कंटिन्यू। सो रिमेंबर, here in this type of cases, if the president is going to take such kind of decision, then he is going to take such decisions directly. But the question arises again कि in what circumstances he should work on the advice of the council of minister, and in what circumstances he should work directly. तो यहाँ पे important सवाल ये है कि while exercising his power, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वो council of minister की advice पे काम करेगा, then every decision should be taken on the advice of the council of minister and prime minister, or otherwise he can also take. लेकिन जब आप सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज 53 को पढ़ करके क्लियर है कि पावर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा या थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम करेगा। इसमें जो मेन प्रोविजन है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब आप आ जाओ 74 पे। 74 पे देखो, आप आर्टिकल 60 में इसकी ओथ और अफर्मेशन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट दिया है। इसमें देखिए ये अपनी ओथ में क्या कहते हैं, दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. So remember, in his oath it is not mentioned anywhere that the duty of the president is to defend or protect the government. The duty of the president is to protect and defend the constitution of India. तो oath का एक मतलब होता है, oath का मतलब होता है you are bound by the words of oath. इसीलिए सरकार को वो वहीं तक प्रोटेक्ट करेगा, या सरकार का साथ वो वहीं तक देगा जहां तक वो संविधान के हिसाब से चल रही है। यही चीज आपकी गवर्नर के केस में भी अप्लाई होती है। जैसे ही सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी जाकर के कुछ भी करती है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस ही कैन एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आल्सो। इसको हम लोग आगे और डिटेल में बाद में देखेंगे। अब आप आ जाइए आर्टिकल 73। मैंने आप लोग को बता दिया था क्या था, the power of executive of the union is coextensive with the law making power of parliament. इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैं फिर से नहीं जा रही हूँ। आर्टिकल 74 पे आ जाओ आप। 74 पे 74 पे जब आप इसको खोलना आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप 74 पढ़ते हो तो 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अब आगे क्या कह रहा है, there shall be a council of minister. Remember again, here again they are using the term there shall be. So there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. अब इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये कह रहा है कि there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise, यानी 53 के साथ आप 74 को पढ़ोगे।
जहां पे वो कहते हैं कि आइदर हिमसेल्फ और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम ही विल एक्सरसाइज हिज पावर। तो वहां पे जब आप 74 को देखते हो तो 74 ये कहता है कि देयर शैल बी मीन्स अगेन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। There shall be means again there is a constitutional mandate that the president should work on the advice of the prime minister and council of minister। तो shall का मतलब यहाँ पे क्या ये हुआ कि this is a constitutional mandate, और अकॉर्डिंग टू मिस्टर UNR राव जो ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ shall को shall सिर्फ तब तक पढ़ा जाएगा जब तक कि लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती। Once the Lok Sabha has been dissolved, according to Mr. UNR Rao, all the power of the executive should be transferred to the president because according to Article 53, he is the head of the executive। समझ में आया ना? ये मिस्टर UNR राव का वो है जो इनका मेन इशू है, वो ये है। अब आगे इसको पढ़िए क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट, इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं, पता नहीं आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच कंसिडरेशन। इसमें एक चीज और याद रखना कि दिस प्रोविजो वाज एडेड through 44th Constitutional Amendment Act 1978। और इसने क्या कर दिया, बेसिकली दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इट हैज डाइल्यूटेड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कैसे इसको डाइल्यूट किया है? इसको डाइल्यूट ऐसे कर दिया कि इसके हिसाब से द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सपोज द Council of Minister headed by the Prime Minister going to give some advice to the President of India and the President is not convinced with that idea, then the President can revert it back to the Council of Minister कि नहीं, इस पे आप फिर से सोचो, जैसे कलाम साहब ने किया था जब when he was the President of India, the Council of Ministers sent him a recommendation to impose Article 356 over the state of Bihar। उन्होंने जब अपने लीगल एडवाइजर से बात करी तो उनको लगा कि दिस इज नॉट अ फिट केस टू इम्पोज स्टेट इमरजेंसी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा करके इसको वापस भेज दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास फॉर द रिकंसिडरेशन। अब इसमें क्या होता है, रिकंसिडरेशन के बाद एज पर दिस प्रोविजो अगेन इफ द सेम प्रपोजल इज गोइंग टू बी फॉरवर्डेड or same advice is going to be forwarded by the Council of Ministers to the President of India, then according to this proviso, he is bound by that। वो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो बाध्य जैसे ही आपने टर्म यूज कर दिया या आपने जैसे ही टर्म यूज कर दिया he is bound, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन curtailed। हालांकि एक चीज और याद रखना कि ये चीज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के केस में है। In the case of the state government, governor is much more powerful in comparison to the president because in the constitutional scheme, the discretionary power of president is very limited, but the discretionary power of the governor is much, much, much more in comparison to the president of India। तो अगर आप in terms of power देखोगे, then the governor is much more powerful in the comparison to the president because governor has more डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें एक जो आता है इशू कि मान लीजिए कोई एडवाइस या कोई प्रपोजल सेंटर की तरफ से प्रेसिडेंट को गया, तो इन हाउ मच टाइम ही शुड रिवर्ट बैक ओवर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था कि उन्होंने क्या किया, यहां से गया और उन्होंने वो बिल था आपका पोस्टल ऑर्डर का, उसको ही रोक लिया। अब रोकने का मतलब नाइदर ही इज पुटिंग हिज सिग्नेचर नॉर ही इज डिनाइंग। So in what time or in how much time the president should revert back, it is not mentioned anywhere. That's why the term is not clearly written in the Constitution of India, but a new term was coined when the president exercising is such kind of power, and that is known as pocket veto। Pocket veto का मतलब ये होता है कि हमने रिवर्ट नहीं किया, ना तो हम हाँ कर रहे हैं ना हम ना कर रहे हैं, आपने हमें भेजा हमने उसको रोक लिया। But it has happened only once in the case of when Mr. Gyani Jail Singh was the president of India. He was not, he and then Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi, they were not sharing very good relationship because Gyani Jail Singh constantly ये कहते थे कि Rajiv Gandhi is not being a prime minister, he is not updating president regularly about the affairs of the government। तो दोनों के बीच में कुछ टसल चल रही थी और इसीलिए पोस्टल ऑर्डर का जो गया था उनके पास, उसको in that case only once in the independent India
the president has exercised a new kind of power which is not clearly mentioned. तो पावर क्या थी? क्योंकि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं था कि कितने टाइम में साइन करके भेजना है, उन्होंने उस पर कभी साइन नहीं किया. दिस इज नोन एज पॉकेट वीटो. बट प्रेजेंटली इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट स्पेशली आफ्टर द प्रोविजो ऑफ 74 कि या अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, बिकॉज इफ कॉन्टिन्यूअसली president is going to do so, then remember in that type of circumstances it is going to be extremely difficult for the government to run. इसीलिए नॉर्मली इस तरीके की चीजों को एक्सरसाइज नहीं किया जाता है. सो आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट इज क्लियर दैट ही कैन सेंड बैक only once for the reconsideration to the Council of Ministers, and after reconsidering the same thing has been forwarded again to the President of India, then as per the proviso he is bound by such kind of advice. तो ये जो है प्रेसिडेंट की पावर पे इनडायरेक्ट एक रिस्ट्रिक्शन है. Then the last clause says the question whether any and if so what advice was tendered by minister to the president shall not be inquired into any court. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आगे हम लोग एसआर मुंबई के केस में पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करी कि यहाँ पे आप 356 लगा दो, राइट, मतलब स्टेट इमरजेंसी को आप इम्पोज कर दो. तो स्टेट इमरजेंसी किस ग्राउंड पे बोली कि कैबिनेट ने रेकमेंड किया प्रेसिडेंट को टू इम्पोज नेशनल स्टेट इमरजेंसी, दैट एडवाइस कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. क्या एडवाइस दी गई थी, आप इसको पब्लिक डोमेन में लाइए. इसको ये क्लियरली कहता है द क्वेश्चन whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president of India that cannot be challenged before any court. So suppose the president is going to exercise his power which is given to him under article 356, और आपको पता है कि 356 की पावर प्रेसिडेंट खुद एक्सरसाइज नहीं करता, वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे करता है या गवर्नर की रिकमेंडेशन पे करता है, और गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंटर इन द स्टेट. तो गवर्नर भी नॉर्मली सारी चीजें पॉलिटिकल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. अब मान लीजिए कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑन द रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सप्रेसली नहीं लिखा, लेकिन 356 का इस्तेमाल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे होता है. गवर्नर ने भेजा या प्रेसिडेंट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया. तो एक चीज आप याद रखना, व्हेन द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस एज पर आर्टिकल 356, किस तरीके का कॉग्निजेंस, that in this particular state there is failure of constitutional machinery. जब आप 356 पढ़ते हो ना तो उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं. The first thing is the governor is going to recommend that there is a failure of constitutional machinery in the state. तो गवर्नर ने रिकमेंड किया, जैसे मैंने आपको एसआर मुंबई के केस में बताया था. दूसरी सर्कमस्टेंसेस क्या होती है कि सपोज करो द गवर्नर इज नॉट रिकमेंडिंग but the president is convinced that the situation has arisen or the circumstances has arisen in which article 356 should be imposed. तो प्रेसिडेंट खुद भी का यहाँ पे अगेन यू शुड अंडरस्टैंड, अगेन खुद भी का मतलब है कि नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट but the president will impose article 356 on the advice of the council of ministers. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से कहती है 356 लगाने के लिए अगर गवर्नर ने रिकमेंड नहीं किया. जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आइडियली द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेंशन सर्टेन रीजंस. जैसे मैंने आपको कलाम साहब का बताया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट ऑफ बिहार, बट जो रीजन उन्होंने दिए थे ऑन दोज रीजंस मिस्टर कलाम, डॉक्टर कलाम वाज नॉट एग्रीड. So what President Kalam has done, Dr. Kalam has said कि I am going to send it back for reconsideration. तो इसमें एक चीज आप याद रखना, बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ वेरी हाई पोजीशन, पावर भले कम है बट इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. तो एक जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, जो एक कन्वेंशन फॉलो होता है, वो ये होता है कि वंस द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू सेंड सम एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, देन इन दोज सर्कमस्टेंसेस नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है दोबारा उसको प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आपने दोबारा भेजा तो प्रेसिडेंट बाउंड होगा. सो यू नो दैट्स अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट और गुड जेस्चर which is normally shown by the council of ministers towards the president of India. लेकिन मान लीजिए सरकार अड़ गई है कि नहीं अब प्रेसिडेंट को इस पे करना पड़ेगा, then they can send it back again with amendment. यानी suppose he is going to give certain advice or opinion,
then those advices and opinion can be included also, or without including in the same format. So again, if that is going to be revert back to the President of India, then for the second time he is bound. लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कन्वेंशन ये है कि सरकारें ऐसा करती नहीं है. अगर एक बार प्रेसिडेंट ने भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, then at least in the same format they are not going to send it back to the president. So 74 clause 2 is saying कि whatever advice has been tendered by the Council of Ministers to the President of India, that cannot be challenged before any court. तो अब अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने 356 लगा दिया, now you are going to file a petition before the Supreme Court and you are saying that now the government should disclose what advice was given by the Council of Ministers to the President of India. 74 clause 2 कहता है कि आप नहीं कर सकते. तो सरकार अगर कहती है कि हम नहीं बताना चाहते तो आप नहीं बताओगे, लेकिन इसका कैसे ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन एसआर बोम्मई के केस में किया गया है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे क्लॉज को घुमाया है. कैसे घुमाया और किन सर्कमस्टेंसेस में घुमाया, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, वी विल डिस्कस जब हम लोग 356 पढ़ेंगे. बट इसमें आप याद रखना कि 74 में द टर्म यूज्ड इज देयर शैल बी. नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 75. 75 पे जब आप आते हो जिसपे कि 75, हाँ बताओ. Ma'am, if a president has sent for the second time for the reconsideration, then government has reverted back. Then second time president cannot use his pocket. Then second time, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, फिर से बोलो. The second time president cannot use his pocket veto power to keep the bill pending. Actually, there is no power like pocket veto. करने को तो रख सकता है, लेकिन नॉर्मली करते नहीं, क्योंकि उसका एक रीजन और भी होता है ना, कि एक तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है ना, उसको खुद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मतलब प्रेसिडेंट वही बनता है जिसको सरकार चाहती है. ये तो हम लोग भी जानते हैं. हर प्रेसिडेंट का कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है. कलाम साहब वो हिम्मत क्यों कर गए? कलाम साहब वो हिम्मत इसलिए कर गए थे बिकॉज ही वॉज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन एंड ही वाज अ डेडली ऑनेस्ट पर्सन. उनको सही और गलत के लिए उनके लिए सही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. बट मोस्ट ऑफ द टाइम those who are going to be appointed as president ना, they have some affiliation with some political party, और some political party नहीं, ruling party का होता है. वो जो सरकार में रहता है उसी का प्रेसिडेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जब वही प्रेसिडेंट रहेगा उसके अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन होते हैं, उसको भी पता है कि हम इनके थ्रू आए हैं तो हमें इनके हिसाब से काम करना है. तो पॉकेट वीटो जैसा कोई टर्म नहीं है. और एक चीज और होता है कि अगर आपको कोई पावर दी गई ना, तो बेसिक पर्पस इज नॉट टू क्रिएट हिंड्रेंस इन गवर्नेंस. इसको आप देखोगे मतलब प्रेसिडेंट के केस में तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन गवर्नर के केस में बहुत बार दिखता है कि वो बिल को रिजर्व कर लेते हैं. जैसे मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास कर दिया, वो गवर्नर के पास गया, बिना उसके साइन के तो वो आएगा नहीं एग्जीक्यूशन में. अब गवर्नर क्या करता है ना, उसको रिजर्व करके कहता है नहीं पहले हम प्रेसिडेंट को भेजेंगे, जब प्रेसिडेंट सैंक्शन दे देगा तब हम इस बिल पे साइन करेंगे. तो टू ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, in what circumstances, what kind of bills should be reserved by the governor, constitution is again silent over these things. और साइलेंट होने का रीजन भी होता है. रीजन इसलिए होता है कि कई बार आप चीजों को लिख करके खराब कर देते हो, ऐसा मेरा पर्सनली भी मानना है. जैसे अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी न बनाया होता, तो इतना लेंदी न होने के बावजूद भी शायद ये कुछ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पे बेटर चलता, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने इतना कॉम्प्लेक्स न बनाया होता तो नेचुरल लॉ की बेसिस पे वो शायद बेटर चलता. बट हमने क्या किया, वंस यू आर गोइंग टू राइट डाउन द थिंग्स, इट मींस यू आर गोइंग टू नैरो डाउन इट. इसीलिए कहीं कहीं पे जहां भी आप देखते हो ना, वो पावर तो दे देते हैं लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखते कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस और हाउ इट शुड बी एक्सरसाइज. जैसे उन्होंने बोला ना कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हाट काइंड ऑफ बिल शुड बी रिजर्व, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट शुड बी रिजर्व. या जैसे मैंने इसमें बताया कि प्रेसिडेंट को अगर भेजी गई तो प्रेसिडेंट कितने टाइम में अपनी एडवाइस दे करके उसको वापस भेजेगा, इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट. तो बहुत कम ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट उसको रोके, क्योंकि द पर्पस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इज टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट फॉर गुड गवर्नेंस. दे शुड नॉट क्रिएट हर्डल्स, बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस स्पेशली इन द केस ऑफ गवर्नर्स दैट दे क्रिएट हर्डल. और उसमें आप देखोगे कि देन देयर इज अ हेड ऑन सिचुएशन, head on between the chief minister
and the governor, and continuously in many cases chief minister raised his objection that the governor is constantly creating problem in implementing the policies या फिर आपका ये बिल्स को रोक करके continuously they are creating hindrance. हालांकि इसीलिए आप देखना कि काफी मैच्योर लोगों को गवर्नर या प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन जिसके पास पावर है वो पावर को मिसयूज नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, या कैसे यूज करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आपको बताती है कि यू शुड फेयरली एक्सरसाइज योर पावर. सो रिमेंबर देयर इज नो टर्म लाइक पॉकेट वीटो, ऐसा कोई टर्म है नहीं. यानी जय सिंह ने चूंकि उसको रख लिया था इसलिए उसके लिए पॉकेट वीटो टर्म यूज किया गया, बट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम देयर इज नो टर्म लाइक पॉकेट वीटो. राइट? थैंक यू मैम. समझ में आ गया? ठीक है. अब जो है 75 पे देखो, 75 आप देखो तो 75 जरा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज हियर इन दिस केस द पेटिशनर हैज raised a particular provision of Article 75 on the basis of which he is claiming that this Mrs. Gandhi and his council of ministers they cannot continue. यानी लोकसभा नहीं है तो इनको भी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं. इसके लिए जब आप 75 पे आते हो, 75 रिमेंबर समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पहला ये क्या कहता है? The Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The Prime Minister shall be appointed by the President. किसको Prime Minister appoint करेगा? तो इसमें आपने देखा है कि जो सबसे बड़े दल का जो नेता होता है, पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, और जो नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है. So either there is a single party who have achieved absolute majority, or if there is a coalition government, then the leader of the coalition, वो जो है प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा. यहाँ पे ये नहीं कि जिसको मन करे उसको अपॉइंट कर दे. एक डिस्क्रिप्शन वहां पे प्रेसिडेंट के पास आ जाता है when no political party or no pre-poll alliance is in the position to form the government. इसको बनाए कि उसको बनाए. आपने देखा होगा स्पेशली गवर्नर्स के केस में कि कई बार जिसकी संख्या कम है उसको इन्होंने बुला लिया कि आप आकर के सरकार बनाओ. तो उसमें मुंबई के केस में एक पावर गवर्नर को दे दी गई है कि इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट हु कैन गिव स्टेबल गवर्नमेंट. ये बहुत बड़ा डिस्कशन है. गोवा के केस में इसको एक्सरसाइज किया गया था, अगर आप लोग को याद हो, कि जब कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को इनवाइट कर दिया, तो वहां पे एक ये डिस्क्रिशन है गवर्नर का कि वो किसको बुलाता है. लेकिन एक चीज आप याद रखना कि एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स द डिस्क्रिशनरी पावर शुड ऑल्सो बी एक्सरसाइज फेयरली. और फेयर डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? देयर शुड नॉट बी एनी मैलाफाइड. अगर आप लोग को याद होगा, शायद आप ही लोग को, तो मैं बता रही थी जब मैंने कोलगेट स्कैम बताया था, तो उसमें जो कोल सेक्रेटरी ने बोला था कि माई डिसीजन कैन बी रॉन्ग बट माई इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग. तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि डिस्क्रिशन यू आर बाउंड टू गिव. विदाउट डिस्क्रिशन नो सिस्टम कैन वर्क, बट दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस और टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन प्रॉपरली. If there is an arbitrary exercise of discretion, then that is always in the violation of Article 14. हमेशा 14 का violation होता है. और दूसरी important चीज इसमें आप ये याद रखना कि discretion can always be challenged on the basis of malafide. और malafide है या नहीं है ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसको आप कितना लॉजिकली, सक्सेसफुली और लीगली डिफेंड कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे आप याद रखना कि प्रेसिडेंट के पास 100% द प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशन टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बट रूल क्या है कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो होगा जिसकी मेजोरिटी है. मेजोरिटी नहीं है तो कोalition का जो लीडर होगा वो होगा. और अगर वो भी नहीं है, सबको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब वो अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करेगा. और तब उसको जो लगता है कि दे कैन गिव द स्टेबल गवर्नमेंट, उसको बुला सकता है और उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा. द सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ गवर्नर ऑल्सो. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर वट एवर आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे ये याद रखना, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कैसे अपॉइंट होगा मैंने आपको बताया. एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड. तो आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी एक लिस्ट जाती है
मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो बाद में बढ़ता है, लेकिन ओथ सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकी मिनिस्टर्स ओथ ले लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और बाकी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इट्स 9:31. आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग लेट बिकॉज सम ऑफ यू स्टार्टेड लिविंग ऑल्सो। तो एक काम करते हैं ना, बिकॉज 75 इज क्वाइट लेंथी, वी विल टेक अप दिस आर्टिकल ऑन मंडे, राइट? If you have any question, then we will take up those questions on Monday. Monday को इसको खत्म करेंगे. It will take one more lecture. ठीक है? दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।